कई सारे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी की। उनके बारे में सारी डिटेल्स में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा हमने, जिनमें हमने कई सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी चेकआउट करी कि क्या क्या आपके फिज़िकली इफ़ेक्ट्स हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेटल और नॉन मेटल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर। लेकिन क्या हमने ये नोटिस किया कि जो ये मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हैं इनमें जो भी हमको प्रॉपर्टीज मिली हैं, आखिरकार उन एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स आपके मेटल की कैटेगरी में हमने इंक्लूड करे हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर वो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे हायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने उनको लस्टरस बोला, उनके अंदर डक्टिलिटी और मेलिएबल की जो प्रॉपर्टीज देखी जिनमें उनमें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उनके लॉन्ग थिन वायर खींच सकते हैं। लस्टर मतलब उनका साइनी सरफेस है, उसके अलावा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। तो इसके पीछे आखिरकार रीज़न क्या है, आखिर उन एलिमेंट्स की ऐसी क्या मतलब रीज़न है, उनके अंदर ऐसा क्या हमको मिला जिस वजह से उनको मेटल की ये प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर आई। तो आज उनके इसी थोड़ी सी रीजन्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उनकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिस वजह से उनका बहुत हाई स्केल पे, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, उसको सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। जो प्रॉपर्टी है उनकी एक गुड कंडक्टर की, वो भी कंडक्टर किसका, उनका हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि उनकी खास बात है कि वो हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से वो आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपका नेगेटिव होता है, तो प्रोटॉन की जब नंबर बढ़ जाते हैं तो सबसे पहली बात तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन गए। ठीक है, तो अब जो हमारी ये जो खासियत है उनकी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर की, ये याद रखिए कि हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको क्या चाहिए होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब हमारे लूजली बाउंड होंगे तो हम उनको किसी भी तरीके से आपका रिलीज कर देंगे इजीली। तो ये जो उनके अंदर प्रॉपर्टी है इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की, किसी भी मेटल के अंदर, मेटल हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इतने ज्यादा स्ट्रांगली अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं होते, जिस वजह से अगर उनको किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ में या फिर कभी भी कंबाइन होने की जरूरत पड़े तो बहुत इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर सकते हैं, जिस वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो फ्री ऑफ मोशन में होते हैं, जो लूजली बाउंड उनकी जो ये कैपेबिलिटी है, ये उनको सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनाती है। तो ये इनकी सबसे पहला एक रीजन हो गया कि ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के किस वजह से आपके गुड कंडक्टर कहलाते हैं। दूसरा अगर बात करें लस्टरस प्रॉपर्टी की, जो इनका शाइनिंग सरफेस की बात है, तो इसमें थोड़ा सा एक बहुत यूनिक रीजन है इसका कि जो हमारे मेटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में आपको बताया कि लूजली हेल्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे हुए नहीं होते, दे आर मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है आपका कहीं पर भी पोर्टेबल किसी भी चीज़ को ले जा सकते हैं, तो वो चीज़ आपकी मोबाइल कहलाती है। तो जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबाइल के फॉर्म में, मतलब आपके पोर्टेबल होते हैं, मतलब आपके फ्रीली रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, लूजली बाउंड होते हैं अपनी ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट इन द मेटल एब्जॉर्ब एनर्जी, गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। ये आपको मैंने बहुत पहले अपने पॉडकास्ट में भी बताया है कि आपके किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी भी ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में जाना हो, या फिर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होने पर जब लेगा या अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उसमें उसकी एनर्जी भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो रिलीज होने पर वो जब दूसरी किसी भी लेवल पर जाएंगे, किसी ऑर्बिट में जाएंगे या किसी अदर एलिमेंट के ऑर्बिट में जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक हाई एनर्जी एक्साइटेड होगी, जिस वजह से वहां पर क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है कम बैक टू ओरिजिनल एनर्जी लेवल। मतलब जब वो आपके जंप कर गए किसी भी दूसरे ऑर्बिट में, क्योंकि वो लूजली बाउंड है, टाइटली बाउंड नहीं है। अगर टाइटली बाउंड होते तो वो आपके किसी और ऑर्बिट में जाने में उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती, लेकिन लूजली बाउंड होने की वजह से जब वो किसी और ऑर्बिट में जंप करते हैं तो जंप करने के बाद फिर जो वो आपके इलेक्ट्रॉन अपनी जिस भी ऑर्बिट में आ गए, वहां पर फिर वो अपनी ओरिजिनल
जो उनकी एक्साइटेड लेवल की जो एनर्जी थी उसको दोबारा से गेन करेंगे। उस गेन करने के दौरान उस ड्यूरेशन में वो एक एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम क्लास 9th में जो साउंड चैप्टर है वहां पर जो पढ़ते हैं वेव्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारा 10th में नया टॉपिक यूज होता है। साउंड में हमने ये पढ़ा कि जितनी भी वेव्स होती हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वेव्स के लिए हमेशा वर्ड यूज करते हैं हम प्रोपोगेशन का, ठीक है। ट्रैवल का यूज नहीं करते, ट्रैवल का वर्ड यूज करते हैं फिजिक्स में एक बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड जो भी चीजें जब आपकी अट्रैक्ट होती हैं, रिपेल होती हैं किसी भी मैग्नेट के द्वारा, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होता है और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका क्रिएट होता है, तो जो आपकी ऐसी रेडिएशंस हैं, जो आपकी ऐसी वेव्स हैं जिनको आपका प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि सनलाइट, आपकी जो सन की रेज अर्थ तक आती हैं उनको आपका अर्थ तक आने के लिए किसी रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी रेडिएशन नहीं, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उनकी जो रेज हैं वो डायरेक्टली सनलाइट आपकी अर्थ तक जो आती है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ऐसे ही ये जो आपकी एमिट करती हैं एनर्जी, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो इस एनर्जी के एमिट करने पे जो हमारी जो एनर्जी एक्साइट हुई, जो रिलीज हुई, वही हमको साइनी सरफेस के फॉर्म में नज़र आती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये कैसे साइनी सरफेस के फॉर्म में हमको दिखते हैं सारे मेटल्स के सरफेस, कि जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब किसी भी एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल पर आते हैं, ऑर्बिट चेंज करते हैं, तो वहाँ पर जो इनकी एनर्जी रिलीज होती है उसके बाद जो अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल को जब ये गेन करते हैं, तो उस दौरान उस ड्यूरेशन के टाइम में इनकी जो भी एनर्जी रिलीज हुई उसको ये एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो वो हमको क्या दिखाता है, शाइनिंग सरफेस दिखाता है, लस्टरस दिखाता है। अब जो हमारी कुछ और इम्पोर्टेंट इनकी क्वालिटीज़ हैं वो है हमारी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी की, ठीक है। तो इसका भी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो यही है कि जो आपके एटम है मेटल्स के, वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल मूव एट रैंडम थ्रू आउट द क्रिस्टल। जो भी आपका मेटल का एटम है उसका जो भी क्रिस्टल है उसके अंदर वो आपके रैंडमली मोशन में होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, अब पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। कर्नल जो वर्ड यूज हो रहा है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर यूज हो रहा है, न्यूक्लियस के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो फाउंड बाय द सेपरेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वो आपका जो भी सेपरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से, जो आपके लास्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो उनको जो रिपेल करता है या फिर जो उनको टाइटली बांध कर जो रखता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब जो आपके ऑर्बिट्स हैं आपके किसी भी एटम के, ठीक है। मेटल जो आपके मेटल हैं उनके जो एटम है उनकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका हर एक ऑर्बिट पे फोर्स लगाता है, वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल की, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो आपका मेटलिक बॉन्ड बनता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन पर लगता है वो उनको बांध कर रखता है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो तो आपके सारे ऑर्बिट्स पर फोर्स लगा रहा है, जो उसके नियर बाई ऑर्बिट है और जो लास्ट तक भी ऑर्बिट है, जिस लास्ट ऑर्बिट में आपके जितने भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं उन पर भी लगाता है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन बाई चांस किसी भी मेटल की ऑर्बिट में, किसी भी मेटल के एटम में, उसमें ऑर्बिट में जब जंप करता है, तो जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, आपके मान लो कोई भी हायर एटम्स हैं, एक क्लाउड बनेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट्स के अंदर। तो जब वो आपका फोर्स लगाएगा तो वहाँ पर एक लैटिस बन जाएगा, एक लेयर की फॉर्म में जो आपका स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाता है। तो वहाँ पर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, उस स्ट्रेस के क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर वो जो लेयर्स बनेंगी वो उनको ब्रेक नहीं करता, और ब्रेक करने की वजह से ये जो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की जो एक प्रॉपर्टी है, जो एक टेंडेंसी है, वो उनके अंदर क्रिएट हो जाती है। और ब्रेक बिना हुए भी वो जो आपके क्रिस्टल्स हैं, वो जो आपके मेटल्स हैं, वो इस प्रॉपर्टी को गेन कर पाते हैं कि वो आपके डक्टिलिटी और आपकी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को भी अचीव कर लेते हैं। तो ये आपका रीज़न है कि जो आपका लैटिस है वो आपका
किसी भी जो लेयर बनती है, किसी भी आपके इलेक्ट्रॉन के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आपका मेटल का जो एटम है, उनके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है आपके सारे ऑर्बिट्स पर, तो वो जो ऑर्बिट्स पर जब फोर्स लगाता है और आपका इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर जो लेयर्स क्रिएट होती हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज जो आपका न्यूक्लियस के अंदर है उसकी टोटल फोर्स सभी ऑर्बिट्स पर जा रही है। तो वो दोनों तरफ जो भी आपके प्लेन बन रहे हैं, अगर हम सेंटर में से अगर देखें तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप साइड में, डाउन साइड में, दोनों तरफ एक पूरा प्लेन बन रहा है। ठीक है, एक आपका 3D क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा अगर आप इमेजिन करें माइंड में। तो वो जो क्रिस्टल बन रहा है, जो आपका एक प्लेन बन रहा है, वो दोनों तरफ बन रहा है। अब आपका कहीं पर भी किसी भी जगह आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी ऑर्बिट में से, तो वो जो लेयर्स बन रही हैं अप एंड डाउन में, या फिर जो प्लेन बन रहे हैं, वो उन पर स्ट्रेस करेगा। स्ट्रेस करके आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कौन सा? पॉजिटिव, जो कि कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और न्यूट्रल आपका न्यूट्रॉन है। तो ये आपका एक रीज़न है कि उस फोर्स के लगने के बावजूद भी वो जो आपकी लेयर्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो ब्रेक नहीं होती हैं। और ब्रेक ना होने की वजह से ये जो मेलिएबिलिटी की और डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो उनके अंदर आ जाती है। अब इसके बाद में अगर बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी आपकी मोस्टली सभी मेटल्स में जो हाई होने का रीज़न है वो उसमें यही है कि जो आपके जितने भी मेटल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, वो आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर देखे जाएं, उनके जो आपके फिजिकल जो उनका एक स्टेट ऑफ मैटर है वो आपका सॉलिड होता है, जिस वजह से उनकी डेंसिटी हाई होती है। क्योंकि सॉलिड का हम ऑलरेडी 9th में पढ़ते आए हैं कि आपके सारे के सारे जो उनके नियर बाई एटम्स हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनकी डेंसिटी हाई होती है। यहाँ पर अगर बात करें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी, तो वो होती है एटम्स के अंदर, मेटल के अंदर, आपके आइरिडियम में। ठीक है, आइरिडियम जो एक मेटल है उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है। और अगर बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में, कि जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जो हमारे किचन में यूज़ होने वाले बर्तन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेटल्स को क्यों यूज़ करा जाता है बनाने के लिए, तो उसके हमारे कुछ रीजंस हैं। जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वहाँ पर हमें जलाने की ज़रूरत पड़ती है भाई। कुछ भी हम सामान अपना बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो वहाँ पर हमको क्या नीड है, उसमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा रीज़न है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा नॉन कोरोसिव, उनमें इतनी जल्दी जंग नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी, और आर ईजीली अवेलेबल, जो मेटल्स हैं ईजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीछे, कि क्या इनके पीछे के स्पेसिफिक कारण है। सो थैंक यू एवरीवन।